हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रकृति। ठीक है, आज हम उसके बैकग्राउंड को जानेंगे और आप ये भी जानेंगे क्या क्या वास्तव में रियलिटी में कांग्रेस का प्रभुत्व था, क्या इसका वर्चस्व था। ठीक है, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या भारत ही एक ऐसा देश है कि इसमें एक पार्टी का शासन रहा है, अन्य देश भी नहीं है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ स्वतंत्र भारत की राजनीति, एक दल के प्रभुत्व का दौर, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। उसका वीडियो थर्ड है, सॉरी फोर्थ है। ठीक है, मैं इसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में, पूरी प्रकृति के बारे में बताऊंगा और अन्य देशों में भी बताऊंगा कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। ठीक है, अन्य पार्टी है कि नहीं, उस सभी के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी की प्रभुत्व के दौर से गुजरा है। भाई रियलिटी में अगर देखा जाए तो भारत ऐसा ही एक देश नहीं है, अन्य देश भी हैं जहाँ पर क्या है, अन्य पार्टियों का बोलबाला है, यानी एक ही पार्टी का बोलबाला है। ठीक है, अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हम एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। अगर हम देखा जाए बहुत जगह, तो हम देख सकते हैं कि अन्य पार्टियों का बहुत जगह रुतबा रहा है। जैसे कि चीन में, ठीक है, चीन ले लो, रूस ले लो। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही बोलबाला है, एक ही पार्टी का बोलबाला है, एक ही पार्टी का प्रभुत्व है। ठीक है, बाकी मुल्कों के में एक पार्टी के प्रभुत्व, भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक पहाड़ी बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व जो चला था, उस पार्टी के शासन में, और जो अन्य देश जो हैं जैसे कि चीन हुआ, रूस हुआ, उसमें एक पार्टी का प्रभुत्व था। उस पार्टी में और हमारी पार्टी में बहुत अंतर था, यानी कांग्रेस में। वो कैसे? वो ऐसे था क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी, यहाँ पर विपक्ष भी थे, ठीक है, विपक्षी पार्टी भी थी, और वो एक तरीका से लोकतंत्र के माध्यम से चलाई जा रही थी। और अन्य जो देश हैं जैसे चीन हुआ और रूस हुआ, उसमें क्या है, एक ही पार्टी है और वो तानाशाही से चलाई जाती है। वहाँ पर राष्ट्रपति और जो होता है वो अपने बलबूते अपने मन चाहे कानून लाता है और सब कुछ करता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती थी कांग्रेस। ठीक है, यहाँ इसीलिए इसका क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। ठीक है, अन्य अगर देखें हम, बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। कुछ ऐसे देश मसलन चीन, क्यूबा, सीरिया, संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश के शासन की अनुमति देती है। देखो, चीन हुआ, क्यूबा जो छोटा सा द्वीप है अमेरिका के पास, ठीक है, और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला, यानी एक ही पार्टी का शासन दिया है कि यहाँ पर एक ही पार्टी रहेगी, अन्य कोई पार्टी को जगह नहीं है, ना विपक्ष को जगह है, ना किसी को। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के शासन कैसे चल रहा होगा। ठीक है, कुछ और देशों में जैसे म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया, एक ही पार्टी के प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपयोगों के चलते कायम हुआ है। और बहुत सी जगह ऐसी हैं कि वहाँ पर सैनिक के बलबूते, यानी सैनिक का प्रयोग करके वहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व स्थापित किया है। जैसे एक पड़ोसी देश हमारा कौन सा है, म्यांमार मान लो, ठीक है, म्यांमार है। ठीक, ऐसे देश बहुत हैं। और अब से कुछ साल पहले अगर बात करी जाए, अब से कुछ साल पहले, ठीक, अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान भी एक ही पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। यानी मैक्सिको की एक थी PRI पार्टी, ठीक है, PRI पार्टी ने लगभग 60-70 साल यहाँ पर शासन किया, एक क्षत्रिय शासन किया था, अन्य किसी पार्टी को बोलबाला नहीं था। यही पार्टी ने तानाशाही से सब तरीक़ा से शासन किया था। ठीक है, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक ही पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी के प्रभुत्व इन उदाहरणों से कई अलग हैं। मैंने आपको बता दिया अलग कैसे हैं। ठीक है, यह एक पार्टी के प्रभुत्व लोकतंत्र की स्थिति में कायम हुआ है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की, और तब भी कांग्रेस की पार्टी को एक के बाद चुनाव जीतती गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की, ठीक है, होड़ की,
और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक बार चुनाव जीतती गई, क्योंकि हमारे यहाँ विपक्ष भी थे, विपक्ष भी लड़ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो निष्पक्ष चुनाव हो रहे थे, तो पार्टी जीतती जा रही थी। ठीक है। तथा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। एक जन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये एक वहाँ पर पार्टी थी अफ्रीका में, रंगभेद नीति की, जब वहाँ पर रंगभेद खत्म हो गया तो उसके बाद ये पार्टी आई नेशनल कॉन्फ्रेंस, अफ्रीकन नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर भी ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के तरह क्या था, दबदबा था। भारत का उदाहरण बहुत ही दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में देखा गया। ठीक है, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के रूप में देखा गया। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। सुसंगठित माने पहले से ही यह पार्टी क्या थी, एक मजबूत एक मजबूत संगठन की तरह थी, क्योंकि इसमें ये नहीं कि नए लोग थे, नए लोग थे, अजनबी लोग थे। इसमें पहले से जो नेता थे वो क्या थे, जो उनको राजनीति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो क्या थे, एक तरीक़ा से संपन्न थे। ठीक। बाकी दल अभी अपनी राजनीति सोच ही रहे थे, रणनीति सोच ही रहे होते थे, तो कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। अब जो भाई विपक्षी जो दल थे वो अपनी तैयारी करते थे कि कैसे चुनाव किया जाए, कौन सी जगह से कौन सा नेता लड़ाया जाए। तो उससे पहले जो कांग्रेस जो थी वो अपना अभियान चला देती, क्योंकि उसको अनुभव था। ठीक है, वो अनुभवी लोग थे उसमें। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास और उसके बाद हुआ। अब जो विपक्षी दलों का जो उद्भव हुआ था वो कुछ तो क्या हुआ था, उसके आसपास हुए थे, और कुछ पार्टियों का उद्भव कहाँ हुआ था, जैसे हम सोशलिस्ट पार्टी का ले लो 1948। ठीक है, 1948 में बनी है। ठीक। और जनसंघ 1951 में बनी है। तो ये पार्टी जो बनी थी ये स्वतंत्रता के बाद और उसके आसपास बनी थी। तो इनके पास अच्छी रणनीति नहीं थी, अच्छे नेता नहीं थे। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फ़ायदा मिला। आज़ादी के वक्त तक ये पार्टी देश में चारों ओर फैल चुकी थी। आप ये बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं कि फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर पर पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलनों की अनुगाई कर रही थी और उनकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। अब ये क्या थी, सबको साथ लेकर चल रही थी। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में, अब हम देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी जो थी एक सामाजिक यानी समाज के हिसाब से, विचारधारात्मक जो इनके विचार हैं, हर तरीक़े के लोगों के विचार हैं, कि गठबंधन के रूप में इसने कैसे कैसे कार्य किया। आप ये बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। उस वक्त यह नवशिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित भर की थी। जब ये बनी थी तो इसमें क्या थे, नवशिक्षित यानी पढ़े लिखे का ये समूह था, कामकाजी जो पढ़े लिखे ही कामकाजी कर सकते हैं। ठीक है, व्यापारिक यानी बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जमींदार, इसमें एक ये समूह एक लोगों का था। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन के रूप में लिया। 20वीं शताब्दी में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीति पार्टी का रूप लिया। उसके बाद ये क्या है, जनव्यापी राजनीति पार्टी का रूप लिया इसने 20वीं शताब्दी के बाद, और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। अब इसका जो पूरा दबदबा हुआ राजनीतिक व्यवस्था में, शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी अगड़ी जाति, उछले मध्य वर्ग, शहरी अभियान का बोलबाला था। जो पहले मैंने आपको बताया था, जो अंग्रेजी बोल सकता था, जो अन्य जाति, जो बड़ी बड़ी जातियां थी, अगड़ी जाति माने बड़ी बड़ी उच्च जातियों। ठीक है, मध्य वर्ग के भी थे, और शहरी अभियानों का बोलबाला था, यानी बड़े बड़े पैसे वाले और उद्योगपतियों का इसमें बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों चलाई,
ठीक है, जैसे ही उसने सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए, ठीक है, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। जैसे उसने आंदोलन में उसको भागीदारी उसने स्टार्ट की, उसने तैयार किया समय श्रेणी, तो उसका सामाजिक आधार बढ़ा। ठीक है, उस पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के वासिंदे यानी बड़े उद्योगपति, गांव के निवासी, मजदूर और मालिक और मध्य वर्ग के, निम्न और उच्च वर्ग के जाति सबके जगह मिली। ठीक है, अब इसमें क्या है, सभी लोगों को जगह मिल गई। गांव मजदूर को लो, शिक्षित को लो, ठीक है, मालिक को, यानी सभी लोगों को इसमें मिल गया। जब से ये पार्टी क्या सतरंगी के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी थी जो सतरंगी पार्टी भी क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी को सतरंगी पार्टी क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हो। इसमें मजदूर, किसान, अभिजात, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, यानी सभी समूहों के लोग इसमें शामिल थे, सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे, इसीलिए इसे सतरंगी पार्टी कहा जाता था। ठीक, इसका नेतृत्व अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं था। ठीक है, इसमें खेती किसानों के बुनियादी वाले गांव गिरान की तरफ रुझान करने वाले नेता भी उभरे। आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। यानी आ गया कि नहीं, सतरंगी पार्टी क्यों कहा जाता है कांग्रेस को, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन ने भारत की विविधता की नुमाइंदगी दी। अब इसमें क्या था, अब ये नहीं रहा था कि पहले तो ये पार्टी जब 1885 में बनी तो तब तो इसमें क्या था, नव शिक्षित लोग थे, अंग्रेजी बोलने वाले थे, अंग्रेज लोग थे। ठीक है, और बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, इनका ही बोलबाला था। मगर 20वीं सदी के बाद फिर क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे इस पार्टी ने क्या अपना जो रुख आंदोलनों में उसने भागीदारी करी, तो इसमें क्या है, सभी समूहों को, ये साथ विरोधियों को अपने साथ इसने एकत्रित किया। और उसके बाद इसने किसान, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, यानी सभी समूहों के लोगों को इसने एकत्रित किया और ये एक पार्टी सामाजिक आधार इसने बढ़ाया और ये पार्टी सतरंगी पार्टी बन गई। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ अमेक कर दिया। कुछ लोगों ने तो कह दिया कि हमारी जो पहचान है, हमारी कांग्रेस से ही हमारी पहचान है। कई बार ये भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक सकान नहीं किया और अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह को कांग्रेस के भीतर बने रहे। यानी कुछ लोगों ने तो अपनी पूरा जान पहचान, जो अपना पहचान जो थी वो कांग्रेस के नाम कर दी, और कुछ लोगों ने इसके अपनी पहचान, अपना नाम, आइडेंटिफाई इसको नहीं दिया। ठीक है, कुछ लोग वो क्या सोच रहे थे, अन्य जो कुछ लोग जो थे वो कह रहे थे हम इसमें शामिल तो रहेंगे, हमारा एक आध दो आदमी तो रहेगा, मगर हमारा जो काम करने का तरीका है, हमारा जो आंदोलन में लड़ने का तरीका है वो अलग रहेगा। ठीक, इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। ठीक, कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारियों, शांतिवादी, कंजरवेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धारा के मध्यवर्गीयों को समावित किया था। ठीक है, गर्मपंथी जो क्या होते हैं, हर समय लड़ने को लिए तत्पर होते हैं। नरमपंथी जो हर टाइम क्या है, अपने वो कहते हैं कि हम बातचीत से हमारी क्या है, बात निकल जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को उसमें एक समाहित किया गया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी। अब पूरे भारत में एक मंच का जो एक स्थान जो था, एक मंच का रूप जो कार्य कर रही थी, वो थी कांग्रेस, जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल आ जुटते थे और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। आज़ादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। ठीक, अब इसके कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताऊंगा पीछे। अभी हम पढ़ते हैं आगे। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों ने अपने अपने संविधान थे, यानी अन्य जो संगठन और अन्य जो पार्टियां थी वो अपने अपने हिसाब से चल रही थी, मगर उसके अंडर में काम कर रही थी ये। ठीक है, इनका संगठन ढांचा भी अलग था। ठीक है, इनसे मसलन
इसने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। ठीक है, देखो 1934 में तो क्या थी, सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में, मगर ये पूरी तरीक़ा से अलग कब हुई, 1948 में। ठीक, ये याद रखना 1948 में। अब इसका स्थापना अगर मानी जाए तो 1948 की मानी जाएगी। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव ने, किसने की थी, आचार्य नरेंद्र देव ने 1948 में। इसके बाद क्या हुआ था कि किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूदा मतभेदों को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले ना पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और आम सहमति कायम कर ली जाती थी। यानी अगर उनका कोई मसला या कोई उनकी राय अगर उनको अलग लगती है तो वो अलग भी हो जाते थे, मगर उनको अपने समाहित करती थी, अपने अंडर में, यानी अपने उसको शामिल करती थी। ठीक है, मिलाए रखती थी अपने आप में। ये तो बात हुई। ठीक है, अब हम करते हैं गुटों में तालमेल और सहनशीलता। अब जो गुट जो बने थे उनमें क्या तालमेल था, क्या सहनशीलता थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। ठीक है, जब इसमें एक गठबंधन इसने पूरे देश में पूरे सभी समूहों को एकत्रित किया तो इसकी असाधारण ताकत, यानी बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। माना जाता है अगर ब्रिटेन सरकार अगर कांग्रेस पार्टी का, यानी कांग्रेस पार्टी की स्थापना नहीं करती तो आज जो इतना बड़े जो आंदोलन जो हो रहे थे, इतनी बड़ी जो ताकत जो मिल रही थी, इतनी बड़ी ताकत इंडियंस को नहीं मिल सकती थी। तो ये सबसे बड़ी भूल क्या थी, ब्रिटिशों के हाथों हो गई थी। ठीक, पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता था। कोई सा भी वर्ग आए, कोई सा भी जाति आए, कोई सी भी धर्म, लिंग, जाति भेदभाव कोई नहीं किया जा रहा था। इसी कारण को अधिवादी रुख अपनाने से बचना होता है और हर मामले में संतुलन साध कर चलना पड़ता था। ठीक है, अब भाई हर मामला देखा जाता था को किसी के लिए विरुद्ध तो नहीं जा रहा है। ठीक, अब सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्व समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। ठीक, जब इसने सर्व समावेशी सभी को समाहित कर लिया तो विपक्ष क्या कर सकता था, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं है, तो वो क्या है, वो कठिनाई में पड़ गया। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। ठीक है, उससे पहले ही रणनीति तैयार कर ली जाती थी कांग्रेस के द्वारा। दूसरे, अगर किसी पार्टी को स्वाभाविक गठबंधन हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर वो उसे सहनशीलता भी ज़्यादा होती थी। अगर दूसरी पार्टी स्वभाव गठबंधन हो, अगर वो भी गठबंधन बना रही है तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा होती थी। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसकी समाई जाती थी। उसमें बहुत से नेता थे, वो चाहते थे कि ऐसा शासन लाए, ऐसा शासन चलाया जाए, कि ऐसी रणनीति चलाई जाए, ऐसा आंदोलन चलाया जाए कि वो एक फ़ायदेमंद हो सभी के लिए। ठीक, विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षा भी उसमें समाहित थी। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इन पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिसाब से नाखुश हो तो वो अपनी पार्टी में ही बना रहता था और पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाई जगह में मौजूदा किसी दूसरी पर लड़ने को बेहतर समझा जाता था। अगर वो अपनी बात को नहीं जाहिर कर पाता था, अगर वो संतुष्ट नहीं हो पाता तो वो क्या था, विपक्ष दल में बैठ जाता था। ठीक, पार्टी के अंदर मौजूदा विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। क्या पार्टी के अंदर मौजूद उसकी, जैसे कि हमारे घर में जो एक समूह गुट कहे जाते थे, यानी हमारे घर में एक पूरा परिवार है। अब पूरे परिवार हमारे पिताजी और हमारे भाई हैं, वो अपना भाई अगर कुछ अपने गुट बना ले, अपना कुछ करने लग जाए, अपनी चलाने लग जाए तो वो क्या है, अपने अपने गुट बनेंगे। ऐसे ही पार्टी में अंदर क्या है, समूह गुट कहे जाती थी। अपने गठबंधन स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशीलता थी, मगर उसको ज़्यादा उनके ऊपर वो नहीं, ना कुछ नहीं थी, वो अच्छी थी, सहनशीलता रखती थी। ठीक, और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला और कांग्रेस के विभिन्न गुटों से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना थी। यानी एक तो क्या था, जब गुट जो बन रहे थे, महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन की भावना काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजों और कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। अब क्या था, जैसे ही ये अब अलग अलग अपने अपने गुट बनने लगे तो अब ये इसके लिए क्या, कांग्रेस के लिए फ़ायदा हुआ। और वो क्या, एक उसके लिए ताकत हुए, क्योंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी। इसीलिए विभिन्न हितों और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे और पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को इनकार बेहतर नहीं समझा। चाहे वो विरोध कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों या वो नाखुश हों, मगर वो पार्टी के अंदर ही रह रहे थे। इसीलिए पार्टी को बहुत बड़ी इससे लाभ मिला और फायदा हुआ। ठीक, कांग्रेस के अधिकतर प्रांतीय इकाइयों के विभिन्न गुटों में मिलकर बनी थी। देखो, जो प्रांतीय जो इकाइयाँ जो थी विभिन्न गुटों से मिलकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे। हर क्षेत्र, हर जगह अलग अलग बोली, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हर की विचारधारा अलग है। कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यवर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। अब ये इसने क्या, मिडिल यानी बीच का रास्ता अपनाया, यानी सभी को अपने में समाहित किया और एक बीच के रास्ते पर चलने लगी। ना तो उस पार को घाटा यानी कोई नुकसान हो या उसको बुरा लगे, ना इस पार के को। ठीक, दूसरी पार्टी मुख्यतः कांग्रेस के इस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रह गई और नीतियां के फैसले और अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थीं। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि इस तरह बाकी पार्टियां जो हाशिए पर रहकर ही अपनी नीतियों और फैसले को अप्रत्यक्ष रीति को प्रभावित करती पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल के कोसों दूर थी। ये इन पार्टियों का सत्ता से कोई मतलब नहीं था, बहुत दूर थी। शासक दल कोई विकल्प नहीं था। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था, यानी ये पार्टी शासन करेगी। पूरा विकल्प किसके लिए था? कांग्रेस के लिए था। इसके बावजूद विपक्षी लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में प्रभावित करती थी गुटों की मौजूदगी कि यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने की औजार की तरह काम करती थी। ये पूरी तरीका से जो विपक्षी जो दल था वो संतुलन को बनाए रखता था। ये पार्टी अपनी मनमानी भी ना कर सके, ये ज़्यादा ये अपनी क्या नुरकुंस भी, यानी ये तरीके तानाशाही ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए भी इसने काम किया। इस तरह राजनीति होड़ कांग्रेस के भीतर चलती ही थी। इस अर्थ में देखा कि चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष भी, ठीक है, शासक दल की भी भूमिका निभाई और विपक्ष, यानी इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस पार्टी में थे, अलग नहीं थे। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। पूरे इस कालखंड को जो हमने पढ़ा अभी उसके बारे में, किसमें ही भीतर मतभेद होने लगे थे, इसमें विचारधाराओं के ऊपर लड़ाई हुई, जन सब कुछ जो बातें थी, इसी को हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव। ठीक है, विपक्षी पार्टियों का उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।